हेलो। हाँ, चलिए दोस्तों। हेलो, दिस इज प्रेम कुमार। मैं प्रेम कुमार आपके सामने आज फिर एक लेके आया हूँ आज आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास। इससे पहले हम आपके आपके साथ अकाउंट्स की क्लास के लिए जुड़े थे, जिसके अंदर हमने जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर जो हरियाणा बोर्ड ने लॉन्च किया है 2025 मार्च के लिए, वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम दूसरे सेशन में आपसे मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए। मैं अपना वाइड इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। दिस इज प्रेम कुमार, और मेरा स्कूलिंग के अंदर 11 ईयर का एक्सपीरियंस है। और इस एक्सपीरियंस के साथ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स आउट ऑफ आउट हमने भी दिए हैं, और हर साल उम्मीद है आपके साथ हम आप देते रहेंगे। अगला रिजल्ट आपका होगा। अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का HBSC 2025 का क्लास। मार्च 2025 एग्जाम के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो मार्च 2025 में जो भी आपका सैंपल पेपर जो हरियाणा बोर्ड ने लॉन्च किया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, हम उसमें भी डील करेंगे। आज HPSC 12th इकोनॉमिक्स सैंपल पेपर को हम आज डील करने वाले हैं, जो आपके मार्च 2025 के लिए आए। आज हम पार्ट ए यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को डील करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, जो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है? आपके पास दो इकोनॉमिक्स होती है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो जो ब्रॉड व्यू दिखाता है, और मैक्रो जो ब्रॉड व्यू दिखाता है, और माइक्रो जो सूक्ष्म यानी एक छोटी इकाई के बारे में बात करता है। मैक्रो के अंदर हम पूरे समाज के बारे में पढ़ते हैं, और जबकि माइक्रो के अंदर हम एक इकाई के बारे में बात करते हैं। आज हम एक अभी जो ये पहला प्रश्न पूछा गया है, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी एक इकाई के बारे में, ठीक है। यानी आपके दो हैं, समष्टि और व्यष्टि। तो यहाँ पे समष्टि के बारे में आपसे बात की गई है, ठीक। व्यक्तिगत जो बातों के बारे में बात करेगा उसके बारे में बात की गई है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? कौन सी चीज है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करती है? एग्रीगेट डिमांड, क्या एग्रीगेट डिमांड करती है? तो दोस्तों एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे वर्ड समझ में आ रहा है एग्रीगेट। क्या माइक्रो के अंदर एग्रीगेट की स्टडी करेंगे? क्या माइक्रो के अंदर अंदर हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं? तो आंसर आएगा नहीं। हम माइक्रो के अंदर एग्रीगेट यानी समग्र की बात नहीं करते। यहाँ पे हम एक व्यक्ति की मांग की बात करेंगे, ना कि समग्र की, यानी प्रति व्यक्ति की बात करेंगे, समग्र की बात नहीं करेंगे। तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। दूसरा, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र क्या एक बिजनेस का, एक व्यक्ति का, एक बिजनेस का व्यापार चक्र होता है? नहीं। व्यापार तो सारे जितने भी बिजनेस हैं उन सभी बिजनेस से लेके बनता है, तो हम इसके बारे में भी बात नहीं करते। फिर राष्ट्रीय आय, पूरे राष्ट्र की आय। तो नाम से ही पता लग रहा है, अगर पूरे राष्ट्र की आय है, राष्ट्रीय आय है, तो ये तो सूक्ष्म नहीं हो सकता, ये माइक्रो की स्टडी नहीं हो सकती। तो ये किसकी स्टडी है? उपभोक्ता संतुलन की, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करते हैं। एक व्यक्ति का, एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम
ये एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाई होता है, जितनी उसके पास इनकम है, जितनी उसकी आय है, उस आय के अनुसार, जितनी उसकी आय है उस आय के अनुसार वो कितना सेटिस्फाई हो रहा है, उस आय का प्रयोग करके वो कितना ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? संतुष्टि जो होती है उसी को बोलते हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर कहाँ है? इक्विलिब्रियम पे है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप तो जो भी समस्याएं हैं इस क्वेश्चन को लेके या अन्य भी आप कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप क्या करें, आप इस लाइव सेशन के नीचे या इस कमेंट में आप कभी भी राइट कर दीजिएगा, आपको उसके बाद उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और साथ साथ हमारा आप यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपको अगली क्लास सी होगी आप उसके बारे में भी कमेंट करते रहिए। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पॉइंट, जैसे इक्विलिब्रियम यानी संतुलन का जो बिंदु है वो कैसा बिंदु है? इज द पॉइंट एट विच द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वहां पे डिमांड एंड सप्लाई कैसी होती है? इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर गई है, किसकी बात करी है? इक्विलिब्रियम। देखो इक्वल का यहां से वर्ड इक्वी से क्या बन रहा है? इक्वल बन रहा है, तो इसका आंसर सीधा सीधा है, वहां पे हमारी जो डिमांड है और हमारी जो सप्लाई है वो दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक, बराबर होती हैं। ठीक, हम इसको साथ साथ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों भाषाओं के अंदर, दोनों लैंग्वेज के अंदर इसको क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अवसर लागत से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन बाय दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोला जाता है? पहला, कॉस्ट ऑफ अल्टरनेट यूज, एक्चुअल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, नॉन ऑफ दीज। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके पहले ही चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट के बारे में बात नहीं होती है, तो किसकी बात होती है? कॉस्ट ऑफ अल्टरनेट। कॉस्ट ऑफ अल्टरनेट का क्या मतलब है? मैं पहले ए कॉम्बिनेशन का यूज कर रहा हूं, अब मैं ए को छोड़ के किस पे आ गया? बी पे आ गया। ए पे मेरे को 5,000 रुपये मिल रहे थे, बी पे मेरे को 7,000 रुपये मिल रहे हैं। ये जो मैंने इस 7,000 को गेन करने के लिए इस 5,000 को जो छोड़ दिया, इसका त्याग कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। इस 5,000 को ही मैंने क्या बोला? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत बोला। ठीक, इसी को हमने अवसर लागत बोला। कोई समस्या है इस क्वेश्चन में तो बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंदर फर्म संतुलन की स्थिति में होती है। कब होती है? एक फर्म संतुलन की स्थिति में कब होगी? जब हमारे पास, देखो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास दो तरह की अप्रोच है। पूर्ण प्रतियोगिता में दो अप्रोच होती हैं। एक, जब हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो जाते हैं, जब हमारी कुल जो लागत है वो बराबर हो जाएगी इससे, कुल रेवेन्यू से जो हमें मिल रहा है अमाउंट, उससे जब ये बराबर हो जाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये एक अप्रोच कहती है। और दूसरी अप्रोच क्या कहती है? वो कहती है क्या? जब हमारे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक नई वस्तु को बनाने के लिए जितना मेरा कॉस्ट आ रहा है, जितनी मेरी लागत आ रही है, मेरा जो आगम है, मेरा जो रेवेन्यू है, वो भी क्या होना चाहिए? उसके इक्वल हो जाए, एक्स्ट्रा के इक्वल हो जाए। तो इसमें इसी अकॉर्डिंग हमारी दूसरी अप्रोच का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, एम आर इज इक्वल टू एम सी, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। चल, पांचवा प्रश्न। सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला। आपको एक करेक्ट फॉर्मूला बताना है, सही सूत्र आपको चुनना है। आपको पूछा गया है पहला, क्या? एमसी जो आपका मार्जिनल कॉस्ट होती है, क्या वो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है? दूसरा, क्या मार्जिनल कॉस्ट टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल का जोड़ होता है, दोनों को मिलाने के बाद बनती है, एडिशन के बाद बनती है? या फिर यहाँ पे टीसी एन प्लस वन माइनस में टीसी एन ऐसा होता है? और या फिर आपका टीएफसी के बाद टीएफसी अपॉन में क्वांटिटी होता है? तो देखिए पहले हम इस प्रश्न इसकी बात करते हैं। हमारे पास ऐसा तो नहीं होता, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी।
अगर हमें इससे क्वेश्चन बनाना हो तो ये क्यों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई ए एफ सी इज इक्वल टू टी एफ सी। तो ये ऐसा दिखना चाहिए था फॉर्मूला। यहाँ पे जो आपको डिवाइड दिया गया इसकी जगह क्या होना चाहिए था, मल्टीप्लाई गुणा में होना चाहिए था। तो ये हमारा, हम कह सकते हैं कि डी तो हमारा ऑप्शन कतई भी नहीं होगा। ठीक, अब बी पे आते हैं। यहाँ पे टीएफसी और टीबीसी, इन दोनों का टोटल क्या होता है, हमें स्पष्ट शब्दों में पता है कि इनका टोटल क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है, कुल लागत होती है। अगर ये कुल लागत होती है तो ये भी हमारा नहीं हो सकता आंसर। ठीक, अब टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी हमने बोला कि टोटल कॉस्ट हमारी टोटल फिक्स प्लस में टोटल वेरिएबल का एडिशन होता है। ठीक, और अगर मेरे को टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल को मैं दूसरी साइड ले आऊं तो इधर क्या बचना चाहिए, टीएफसी। तो यहाँ पे तो एमसी बचा हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही बचता है, कौन सा, ये वाला। अभी कैसे होगा, इसको भी हम थोड़ा सा डील करते हैं। ठीक है, कैसे ये हमारा फॉर्मूला हुआ, हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, क्या, टोटल कॉस्ट एन माइनस में टोटल कॉस्ट एन माइनस वन, ऐसा होता है। हमने क्या किया, ये मार्जिन कॉस्ट का एन यूनिट का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड प्लस वन जोड़ दिया। तो इधर भी प्लस वन जोड़ता हूं मैं, इस माइनस से प्लस वन कट हो गया। क्या ये ऐसा सीधा सीधा नहीं दिख रहा कि टोटल कॉस्ट एन प्लस वन और माइनस में टोटल कॉस्ट एन। ठीक है, तो ये सेम बन गया। तो इसका मतलब हमने जो रियल का फॉर्मूला था, एक्चुअल में जो फॉर्मूला था, उसमें हमने एक को एक ऐड कर दिया, एक ऐड, दोनों साइड एक ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो सेम हो गया। ठीक, तो हमारे पास आंसर सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तीसरा, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, जब टीपी मैक्सिमम होता है तो क्या होता है, जब टीपी मैक्सिमम सबसे ज्यादा होगा तो उस समय क्या होगा। देखिए, इसको हम एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, डायग्राम से कैसे, आपको पूछा गया है कैसे होगा ये, डायग्राम से समझने के लिए हम इसका डायग्राम बनाएं। तो यहां से हमारी मार्जिन को उससे आती है। ठीक है, एक बार इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, जीरो, और उसके बाद नेगेटिव होती है। ठीक है, और यहां से हम एक लाइन को ऐसे बढ़ाना आपको बताया गया होगा, और यहाँ पे हाईएस्ट है, वहां से एक लाइन आपकी ऊपर तरफ आएगी। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट और हाईएस्ट। अब जब हमारे पास, इन्होंने क्या बोला, ये हमारा टोटल कॉस्ट है, जब हमारी टोटल कॉस्ट हाईएस्ट होती है, इन्होंने पूछा क्या है कि जब हमारी टोटल कॉस्ट हाई पे होती है, इस हाई को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ज्यादा होती है, अधिकतम होती है, जब हमारी टीपी अधिकतम है, उस समय पे मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, जीरो है। उस समय मार्जिनल कॉस्ट मेरी क्या है, जीरो है, शून्य है। इसका मतलब मेरी जब टीपी अधिकतम होगा तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, शून्य होगी, यानी जीरो होगी। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, सातवां। वेर इज अ डैश साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ डैश साइंस, इकोनॉमिक्स कौन सी साइंस है, इसका प्रश्न मेरे को लगता नहीं मेरे को बताना चाहिए। ठीक, सभी को ध्यान में है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक नेचुरल साइंस होती है, प्राकृतिक होती है। ठीक, ठीक, इसको सॉफ्ट साइंस के नाम से भी हम जानते हैं, वैसे इसको न्यूट्रल साइंस कंसीडर किया जाता है। ठीक, सपोर्ट प्राइस, अब ये दो, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, सपोर्ट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट डैश द इक्विलिब्रियम प्राइस। जो समर्थन मूल्य है सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, डैश संतुलन मूल्य, संतुलन मूल्य से नीचे या संतुलन मूल्य से ऊपर। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें, अभी हम सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य की बात करें, तो देखो अगर समर्थन दिया गया है मूल्य, वैसे मूल्य कैसे डिसाइड होता है, जब हमारी डिमांड इक्वल हो जाती है किसके, सप्लाई पे, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, प्राइस को डिसाइड कर देते हैं। जब किसी वस्तु की मांग और उस वस्तु की पूर्ति, किसी वस्तु की मांग और उस वस्तु की पूर्ति जब बराबर हो जाते हैं, डिमांड जो नेगेटिव स्लोप होता है, और ऐसे ही सप्लाई जो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो जब यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बोला कि समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य मींस किस बात की बात कर रहा है, सपोर्ट प्राइस की। तो सपोर्ट करने के लिए प्राइस को क्या किया जाता है, जो इस ये यहाँ पे जो निकल के आया उससे कम पे, उससे कम पे
समर्थन मूल्य का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं इस प्रोडक्ट को कम मूल्य पे, ठीक है, फार्मर जैसे किसान हैं, ठीक है, किसानों के लिए समर्थन मूल्य क्या हो गया कि अगर जो खरीदने वाला है वो कम मूल्य पे भी खरीदना चाहता है लेकिन इस लिमिट से कम मूल्य पे नहीं खरीद पाएगा, ठीक है, तो ये मूल्य फिक्स कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व? डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है? व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व? अभी हमने बात किया डिमांड कर्व की जो शेप होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। ठीक, ठीक, नेगेटिव होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, जब भी हमारा प्राइस बढ़ता है डिमांड बढ़ती है, प्राइस, सॉरी उल्टा बोल गया ना, जब हमारा प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, ये प्राइस पे ये क्वांटिटी है, प्राइस बढ़ गया तो हमारी क्वांटिटी कम हो गई, यानी हमारे पास कैसा हुआ? नेगेटिव स्लोप हुआ। चलिए, अभी आपको एक असर्शन रीजन दिया गया है और उस असर्शन रीजन के अंदर आपसे पूछे गए हैं 4 अभिकथन है, अभिकथन ए और कारण आर। ठीक है, रीजन ए, assertion A, reason R is a true and R is a correct explanation। दूसरे में R is not the correct explanation। तीसरे के अंदर अगर assertion ट्रू है और रीजन फॉल्स है, चौथे में assertion फॉल्स है रीजन ट्रू है। इसके बारे में अगले क्वेश्चन के बारे में ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यू शेप्ड। पहले एक काम करते हैं, इसका पूरा कंसेप्ट ही देख लेते हैं, सारे कर्व बना ही लेते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, पूरा कंसेप्ट, ये डायग्राम हम बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे जो ये आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप होती है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपकी क्या होती है? टी एफ सी होती है, और यहां से ए बी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड करती है, और ए सी एवरेज कॉस्ट भी यू शेप होती है दोनों के बीच के अंदर। ठीक है, अभी हमें पूछा क्या गया है? हमें कहा गया है द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड होता है? हाँ जी होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम और क्वांटिटी बढ़ाना शुरू करते हैं, जैसे जैसे क्वांटिटी को इंक्रीज करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू करेंगे तो आपकी कॉस्ट एक लेवल तक तो कम होती जाएगी, लेकिन उस एक लेवल क्रॉस करने के बाद वही कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये शेप कैसी होती है इसकी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की यू शेप्ड ही होता है। ठीक है, तो रीजन असर्शन हमारे पास ट्रू है। रीजन में क्या कहा गया है कि हमारी जो ए एफ सी होती है वो टी एफ सी अपॉन क्वांटिटी होता है। अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा कि टी एफ सी हमारे पास क्या होता है? ए एफ सी अपॉन में क्वांटिटी होता है। ठीक है, और ऐसे ही, सॉरी सॉरी एक बार दोबारा, यहां हमने देखा क्या कि हमारे पास टी एफ सी जो होती है इसको क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ए एफ सी होता है, और यही आपको यहाँ पे बोला गया है। दैट मीन रीजन भी हमारा ट्रू है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल की बात करी गई है, किसकी बात करी है? वेरिएबल की बात करी गई है, और यहाँ पे किसकी बात कर रखी है? फिक्स की बात करी है। क्या दोनों में कोई संबंध बना? क्या दोनों में कोई संबंध नहीं बना। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एसर्शन देखें तो वो ट्रू है, रीजन देखें तो वो भी ट्रू है, लेकिन रीजन का एसर्शन के साथ कोई मेल नहीं खाता। इसके तरीके से अगर हम वापस चलते हैं इसके ऑप्शन पे, हमने बोला कि एसर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही सत्य है, लेकिन उसके बाद बात करें तो कारण जो है वो, कारण है वो असर्शन को नहीं दर्शाता। ये जो कारण है वो असर्शन को ठीक से नहीं दिखाता है, अभिकथन को सही नहीं मानता। ठीक है, इस कारण से हमारा बी क्या होगा? इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, बट जो रीजन है वो असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेंशन अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है वो अराइज ही कैसे होती है। ठीक है, कैसे जनरेट होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, हम इसके बारे में अभी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, तो
पहली बात तो 3 सेट ऑफ प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, 3 सेंटर प्रॉब्लम्स है। ये अराइज कैसे होती हैं? जब हमारे पास हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो लिमिटेड है। जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे क्या है, लिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास पूरे नहीं है। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, इनको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ा, चॉइस मेकिंग करनी पड़ी। इस चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम से ही, इस चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम को ही हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। और यहीं से हमारी ये जो तीनों प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या हुई, जनरेट हुई है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या किस चीज का प्रोडक्शन करें, किस वस्तु को बनाया जाए, किस वस्तु का प्रोडक्शन करें। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए। दो तरह की होती है, एक लेबर इंटेंसिव ऐसी टेक्निक जिसमें हम लेबर को ज्यादा यूज करते हैं और मशीनों का कम। दूसरी में कैपिटल इंटेंसिव पूंजीवादी, जिसमें हम क्या करते हैं, मशीनों का ज्यादा यूज करते हैं लेकिन कैपिटल का यूज कम करते हैं। ठीक है, और तीसरी होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस यानी किन के लिए प्रोडक्शन करें, रिच के लिए करना है, पुअर के लिए करना है, ठीक है, बच्चों के लिए करना है, या ओल्ड एज पर्सन के लिए, बुजुर्गों के लिए करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करेंगे तो किसके लिए। ये तीनों समस्याओं का समाधान हम इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, और तीनों को ही हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के नाम से हम जानते हैं, जो कैसे आई थी, जो चॉइस मेकिंग की समस्या के कारण आई थी। ठीक, समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको समझना है। ठीक है, अभी जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो वो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, वो इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, वो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, वो इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, उसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व आपका ये शेप में रहेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब करता है। तो इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व की जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, एक तो हमें ये पता लग जाता है कि कितने कॉम्बिनेशन हमारे जो रिसोर्सेज हैं, गिवन रिसोर्सेज हैं, उसके कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। दूसरा, ये फुलर यूटिलाइजेशन की बात करता है कि रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा कितना यूज हो सकता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना हो सकता है, उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, 2 नंबर में ही आपसे डिस्कस किया गया है। ठीक, उसी के और में एक और प्रश्न आपको दिया गया है, अ कंज्यूमर, उपभोक्ता, स्पेंड इज 50, ठीक है, 50 रुपए खर्च करता है किसी वस्तु को खरीदने के लिए। ठीक है, 50 रुपए वो खर्च कर रहा है। वेन इट्स प्राइस इज ₹1, जब उसका 1 रुपी प्राइस है, तो एक सीधी सी बात है, जब किसी वस्तु का 1 रुपए प्राइस है, उसके ऊपर 50 रुपए खर्च कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो कितनी 15 एक वस्तु की, सॉरी, एक वस्तु की 50 मात्रा का यूज कर रहा है। कितने का यूज कर रहा है, 50 का। ठीक है, वो कितनी वस्तुएं खरीद रहा होगा, 50 खरीद रहा होगा, जब उसका प्राइस कितना है, 1 रुपया है। ठीक है, स्पेंड 64, और वो 64 रुपए खर्च करता है, यानी 64 वस्तुएं, व्हेन इट्स प्राइस इज 2, जब उसका प्राइस 2 हो जाता है। तो अगर हम इसको ठीक से करके देखें, ठीक है, वो कितनी खरीद रहा है, वो 64 वस्तुएं खरीद रहा है, जब उसका प्राइस 2 है, यानी 64 रुपए खर्च करता है। इसका मतलब वस्तुएं कितनी खरीद रहा होगा, 2 पे 32। ठीक है, दोबारा से इस चीज को सुनिए। उन्होंने बोला कि जब किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 1 रुपया है, तो 50 खरीदता है। तो हमने बोला 50/1, 50 ही आ गया, मतलब एक प्राइस पे 50 वस्तुओं को खरीद रहा है। दूसरे में बोला कि वह 64 रुपए खर्च करता है, जब उसका मूल्य कितना है, 2 रुपए है, जब उसका मूल्य 2 रुपए है। तो हमने देखा कितनी वस्तुएं खरीद रहा होगा, वो 32 वस्तुएं खरीद रहा होगा। तो 1 पे 50 और 2 पे
32। फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड। आपको क्या निकालनी है, इस गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी आपको निकालनी है। ठीक है, मांग की कीमत लोच आपको निकालनी है। ठीक है, अब कीमत लोच का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, ई डी प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस बाय में क्वांटिटी, और माइनस का साइन तो आगे रहता ही है। माइनस का साइन क्यों रहता है, ये इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यों होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, तो चेंज कितना हुआ, पहले 50 की थी, अब 32 की हो रही है, तो कितने का चेंज हो गया, 18 का। ठीक, कितने का चेंज हुआ, 18 का। बाय चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितने का चेंज हुआ, 1 रुपए का, मल्टीप्लाई इनिशियल प्राइस, पहले प्राइस कितना था, तो पहले तो 1 रुपया था। क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी कितनी थी, 50। ठीक है, इसको आप कट करेंगे, 18/50, 18 को 1 से, 1 को 50 से, 18/50 आ गया। ठीक है, 9/25, और इसको आप पॉइंट्स में जब निकाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, साथ में माइनस साइन आपके क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। और ये माइनस क्यों होता है, ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। ठीक, अभी हम अगले आगे बात करते हैं। एक्सप्लेन द डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड ग्राफ। इसमें आप टेबल और ग्राफ की हेल्प पे डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर आपको बताने हैं। पहली बात तो हम सिंपल सी बात कर लेते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर्स क्या है। जब फैक्टर्स का यूज करते हुए, ठीक, जब फैक्टर्स का यूज करते हुए हमारे पास जो लॉ क्या है, डिमिनिशिंग होने लग जाए, जब हमारा प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो क्या होने लगे, कम होने लग जाए, तो उसको हम घटते प्रतिफल का नियम ऐसा हम जानते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ठीक, अब इसमें तो हम क्या बताएं, ग्राफ का यूज करते हुए आपको बताना है। जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन, आपको मैं स्टेज बताता हूँ, स्टेज को आपको डिफाइन करना है और इसको सोल्व करना है। अगर आपको लगेगा कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, हम इसको दोबारा से सोल्व करेंगे। आपके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें हम इसको सोल्व करके देखें। लेकिन अभी आपको ट्राई करना है, लेकिन हिंट मैं आपको सारा अभी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर हमारा कैसे निकलेगा, जब, ठीक है, हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कैसी होती है, पहले इंक्रीज करती है, फिर एक कांस्टेंट लेवल पे जाने के बाद डिक्रीज करती है, और फिर नेगेटिव होती है। ये जो डिक्रीज कर रहा है, यही डिक्रीजिंग का पार्ट होता है, ये एरिया हमारे पास क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन और रिसोर्सेज, यहाँ पे क्वांटिटी हमारी क्या होती जा रही है, यहाँ पे हम और लेबर लगाते जा रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी हमारी क्या होने लग शुरू हो गई, एक पॉइंट के बाद डिक्रीज होना शुरू हो गई। ये क्यों होती है, इसका रीजन क्या क्या होते हैं, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कैसे, क्या क्या रीजन होते हैं, एक, कि हमारे पास जो एक सब्सिट्यूट जाता है और उसकी जगह कोई नया और पर्सन आ रहा है, यानी एक पर्सन जा रहा है उसकी जगह कोई और सब्सिट्यूट आ रहा है, तो वो हमें इक्वल नहीं होता। पहले वाला हमारे पास एक्सपर्ट था, हमें समझता था, हमारी फर्म को अच्छे से जानता था, कैसे काम करते हैं, वो टेक्निक उसके पास अच्छे से थी। लेकिन जो नया पर्सन आया होगा, नया व्यक्ति आया होगा, उसको अभी ये चीजें समझने में समय लगेगा। एक बात। दूसरा, जब हमारे पास जो फैक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो कारक हैं, उन कारक का जो तालमेल है वो ठीक नहीं बैठता। उस तालमेल ठीक ना बैठने का मतलब अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होता उन दोनों के बीच में। एक मशीन के ऊपर अगर आपको 10 लेबर चाहिए और आप उसके ऊपर 15 लेबर लगा रहे हो, तो ये 15 लेबर में झगड़ा ही होगा और काम तो कम होगा। ठीक, काम बट, ठीक है, अच्छी बात है कि एक पे 10 लेबर, 10 की 10 लेबर आ जाए, काम बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन ज्यादा लगाओगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे आपका खर्चा बढ़ रहा है, प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ेगा। कोई 10 चाहिए, 10 से ज्यादा लगाने का फायदा ही क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक रीजन है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर्स के। ठीक है, आपको इसको इस टेबल की हेल्प से, यानी इस सिचुएशन को आपको बताना है। बस इसको एज अ, जैसे हम कहते हैं, नीचे लिखना ही है अभी ये क्यों हुआ। क्यों होने के दो रीजन मैंने आपको बता दिए, और ये सिचुएशन कब अराइज होती है, कहां से शुरू होती है, बस आपको ये ग्राफ को ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसको ही आपको एक्सप्लेन करना है, और टेबल के अंदर आपको मार्जिनल, एमसी और टोटल, सॉरी एमपी और टीपी की आपको टेबल बना के दिखानी है।
ठीक। Explain with the help of a diagram how a firm can be earn supernormal profit in the short run in a perfect competition market। एक आरक की सहायता से समझाइए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म अल्पावधि में असाधारण लाभ कैसे प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको समझने के लिए हम टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट अगर समझते हैं, ठीक है, हमें पता है हमारा जो टोटल रेवेन्यू कर्व होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर तो जो हमारे पास कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं होती, वो क्या रहती है, वो हमेशा फिक्स रहती है। और इसी पे ही जो हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर पाऊं और अच्छे से डिफाइन कर पाए तो क्या होगा, हमारे पास एक और शेप होती है एस शेप्ड। ठीक है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है और ये टोटल कॉस्ट होती है। इन डायग्राम को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से आपने ध्यान किया होगा कि ये डायग्राम कैसे कैसे बने हैं। ठीक है, क्या है ये डायग्राम, ठीक है, इस कंसेप्ट को आपने अच्छे से जाना होगा। क्या हो गया इसको, चलिए इसको मैं थोड़ा सा दोबारा एक बार वो करके दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पेस मेरे पास इतना अवेलेबल नहीं है। ठीक, ये हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें हमें बोला कि हमारा टोटल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन होता है और अपवर्ड स्ट्रेट लाइन होता है, इंक्रीज करता होता है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। और हमारे पास अगर टोटल टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के डायग्राम होते हैं, इन्हीं को मैं एडिशन करके अगर मैं एक और डायग्राम बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसी को एडिशन से एक और डायग्राम बनाने की बात करूं, यहाँ पे ये नहीं बन पाएगा क्या, ठीक है, मैं इसका, चलिए यहाँ हमारे पास अभी स्पेस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, ये तीन बातें हैं मेरे पास। ठीक है, ये तीन बातें हैं, एक, दूसरा, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट। पहले हम इन दोनों बातों को समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस पोजीशन की बात करता हूँ, ठीक है, इस पोजीशन की बात करता हूँ, तो मेरे पास ये जो मेरे पास टोटल रेवेन्यू है वो कम है और हमारे पास टोटल रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है। जब मेरे पास कभी भी रेवेन्यू ज्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी, रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है, तो मेरे को क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। इसी प्रॉफिट को हमने क्या बोला, सुपर नेचुरल प्रॉफिट बोला। लेकिन जब पोजीशन ये वाली है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, इस पोजीशन पे मेरे पास कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है तो रेवेन्यू कम है, लागत ज्यादा है और आगम कमा रही है, पैसे कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट तो कैसे हो सकता है, प्रॉफिट नहीं होगा। इसको हमने लॉस बोला और इस लॉस को क्या हम क्या बोलते हैं, सब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और इसी में तीसरी बात अगर मैं करना चाहूं, तीसरी बात अगर मैं करना चाहूं तो उसको मैं क्या कैसे डिफाइन करूंगा, उसमें यहाँ पे मैच, इस पोजीशन पे रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों ही इक्विवेलेंट है। ठीक, आप समझ आसानी से इस चीज को समझ गए होंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब इसी के और में आपका एक क्वेश्चन गिवन है, आपको प्रोडक्शन की यूनिट दे रखी है, उत्पादन की मात्रा 0 1 2 3 4 5 6,
और टोटल कॉस्ट आपको देना है 10, 30, 45, 55, 70, 90 और 110। और यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है, आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसके अलावा एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये चार कॉस्ट आपको निकालनी है। आपके पास टोटल कॉस्ट है, इससे आपके आसानी से एक कॉस्ट निकल सकती है जिसका नाम क्या होता है, एवरेज कॉस्ट। एक आसानी से कॉस्ट निकलने वाली कॉस्ट कौन सी है, एवरेज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि उसका जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है, वो है सीधा सीधा टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी क्या है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, दूसरा, जब हमें हमें एक और पता है कि टीसी एन माइनस में टीसी एन माइनस वन किसका फॉर्मूला होता है, मार्जिन कॉस्ट का। किसका फॉर्मूला होता है ये, मार्जिन कॉस्ट का। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से मार्जिन कॉस्ट इस तरीके से निकल आएगी। ये सारी आपको निकालनी है, निकाल के मेरे को बतानी है, और आप मेरे को क्या करेंगे, इसको मैसेज करेंगे कि ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है कि नहीं हो गया है। इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे, बताएंगे। आपको मैं सारे फॉर्मूलास बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है, आपके पास कौन सी है, मार्जिनल कॉस्ट आपके पास आ गई है। मार्जिनल कॉस्ट को जब आप टोटल करेंगे, वो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। मार्जिनल कॉस्ट का एडिशन क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपके पास आ गई है। ठीक है, और अगर आपके पास एक और टोटल फिक्स कॉस्ट भी निकालनी होती तो आप क्या करते, टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते, तो आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट भी आ जाती। ठीक है, और अगर एवरेज वेरिएबल निकालनी है तो आपके पास यहाँ पे टोटल वेरिएबल आ गई है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अपॉन में क्वांटिटी करते जाएंगे तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। दैट मीन आपके पास सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरे को आप बताएंगे कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो हम एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, आपको मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को डालूंगा। ठीक, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा। फिर भी ना हुआ तो जब इक्विलिब्रियम प्राइस, एक सिंपल सा बात है, क्या जब हमारा डिमांड किसी वस्तु की और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं, वहां पे जिससे जो प्राइस डिसाइड किया जाता है, ठीक है, वहां पे जो प्राइस डिसाइड किया जाता है उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। ठीक है, इस पे जो प्राइस होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस ही है। ठीक है, एंड हाउ इट इज डिटरमाइन, तो इस वजह से जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम करती हैं। ठीक है, कंट्रोल प्राइस के अंदर करती हैं। ठीक है, कंट्रोल प्राइस के अंदर प्राइस को हाई और डाउन, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरह की लिमिट बना दी जाती है कि इक्विलिब्रियम प्राइस ये होता है और इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे डिसाइड होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस, और इससे अधिक और इससे कम एक लिमिट फिक्स कर दी है। इसको क्या बोल दिया गया, कंट्रोल करना। एक लिमिट फिक्स कर दी कि अगर कभी भी प्राइस इंक्रीज होगा तो इस लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये इससे नीचे नहीं आना चाहिए। ये जो लिमिट बना दी इससे बाहर नहीं आएगा, इसको बोला गया कंट्रोल। और सपोर्ट प्राइस के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये सपोर्ट करने के लिए होता है जब जिस समय किसी वस्तु की जो डिमांड तो होती है ज्यादा, सॉरी उल्टा हो गया, किसी वस्तु की डिमांड तो होती है कम, ठीक है, डिमांड तो होती है कम लेकिन उसकी सप्लाई क्या हो जाती है ज्यादा। जैसे सीजन के टाइम पे, जैसे फार्मिंग के सीजन के टाइम पे गेहूं आता है, वीट आता है। जब गेहूं आ रहा है उसमें गेहूं बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर मंडियों के अंदर भर जाता है, लेकिन उसको खरीदने वाले क्या होते हैं उस समय, उतने खरीदार नहीं होते हैं। उतने होने का मतलब ऐसा तो पूरा भारत खाता है, लेकिन उस समय खरीदने वाली जो मंडियां हैं, बाजार हैं, जो आड़त वाले लोग हैं, ठीक है, एजेंट्स हैं, ये इतने नहीं होते हैं, ये कम होते हैं। इस कारण से वहां पे सप्लाई हमारे पास क्या हो जाती है ज्यादा, लेकिन डिमांड होती है कम। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी ना कर पाए, ठीक है, या जब भी हमें पता है कि किसी की डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो उसके प्राइस क्या होते हैं, प्राइस डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं, प्राइस डिक्रीज होते हैं, प्राइस कम होते हैं। अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फार्मर को, किसान को अपनी खेती ना मिले। उसको सिर्फ एक एक समय पे, सीजन पे फसल ज्यादा है, पूरे साल में तो उसको खाना है ना इसका पैसा जो आएगा, अपनी आगे की खेती भी करनी है, घर भी चलाना है। ठीक है, घर पे बहुत सारे फंक्शन होंगे, सब काम कर उसको करने हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसका एक उचित मूल्य देती है। उस मूल्य को हम एमएसपी बोलते हैं, और एमएसपी इसी सपोर्ट प्राइस के दौरान ही तय किया जाता है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट
प्राइस। ठीक, इसके बाद अगले पे आते हैं। डिस्क्राइब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड आपको डिफाइन करना है डिमांड की और एक्सपेंडिचर मेथड की। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि हम नेशनल इनकम को मेजर करने का एक्सपेंडिचर मेथड कर दें। हमें करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो एक्सपेंडिचर मेथड है, पहली बात तो एक्सपेंडिचर प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करके निकलता है। ठीक है, कैसे निकलता है? प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। हम कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं और कितने प्राइस पे खरीद रहे हैं दोनों को, अगर हम 10 वस्तुएं खरीद रहे हैं और 10 उसका मूल्य है, तो 100 हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये हम समझ रहे हैं कि ये एक्सपेंडिचर मेथड का नाम क्यों आया। एक बात। दूसरा, आपके पास मान लेते हैं कोई वस्तु 10 है, 10 क्वांटिटी, आप 10 मूल्य पे खरीदने हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर 100 रुपये हो गया। ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर 100 रुपये हो गया। और वहीं पे अगर आपका प्राइस 15 रुपये हो गया और आप उसकी प्राइस बढ़ने से क्या होगा? क्वांटिटी कम खरीदोगे और उसकी आप 7 क्वांटिटी खरीद रहे हो। कितनी? 7 क्वांटिटी खरीद रहे हो, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 15 5 जा 7 जा 105, 105। ठीक है, अब एक बात। दूसरा, 10 पे 10 खरीद रहे थे, 100 रुपये था, आपकी प्राइस बढ़ गए, आपका 20 रुपये हो गया। प्राइस बढ़ के 20 रुपये हो गया। ठीक है, और आप उसकी 4 क्वांटिटी खरीद रहे हो, तो आपको कितना हुआ? 80 रुपये। ठीक है, दो। तीसरी सिचुएशन, आपका जो प्राइस है, ठीक है, आपका जो प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस, आपका प्राइस, ठीक है, 10 से मान लेते हैं किसी वस्तु का कितना हुआ? 15 रुपये हुआ, और पहले आप उसकी 15 क्वांटिटी खरीद रहे थे, तो आपका एक्सपेंडिचर 150 रुपये हो रहा था, लेकिन प्राइस बढ़ने से आप उसकी क्वांटिटी कम कर दी, 10 खरीद रहे हो, तो मतलब आप अब भी 150 का एक्सपेंस कर रहे हैं। ठीक है, जब आप क्या कर रहे हैं, जित आपका प्राइस बढ़ा है, कम हुआ है, लेकिन उससे प्राइस के बढ़ने या कम होने से आपकी एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उस समय आप बोलेंगे कि आपकी जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी? इक्वल टू 1 होगी, यूनिट इलास्टिक होगी। ठीक है, मांग की लोच कैसी रहेगी? यूनिट रहेगी, एक के बराबर रहेगी। ठीक है, और अगर प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा और आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो लेस देन 1, मांग की लोच 1 से कम होगी। और अगर ऐसे ही, लेकिन प्राइस तो बढ़ा है लेकिन एक्सपेंस कम हो गया, ठीक है, कैसा रिलेशन हुआ? नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नो रिलेशन हुआ। ठीक है, और यहाँ हुआ तो इसको बोलेंगे मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या है एंड व्हाई डज दिस लॉ अप्लाई? तो ये अप्लाई कैसे होता है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? सिंपल, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है और उसकी क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है। जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है उसकी क्वांटिटी कम होती है, प्राइस कम होने से उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, वो लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड को आप बाय डायग्राम, बाय टेबल, दोनों बातों से आप समझा देंगे। और ये अप्लाई ही क्यों होता है? ये अप्लाई क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, मूल्य में वृद्धि होगी, तो हमारी उसको खरीदने की जो अक्षमता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम कम वस्तुओं को खरीदेंगे। और ऐसे ही अगर किसी वस्तु का प्राइस अगर कम हो जाएगा, तो हम अधिक वस्तुओं को खरीदेंगे। अधिक खरीदने से आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अधिक खरीदने से आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इस कंसेप्ट को हम रियल इनकम यानी वास्तविक आय के नाम से जानते हैं। ठीक है, वास्तविक आय के नाम से इस कंसेप्ट को हम जानते हैं। ठीक है, और इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर। ठीक है, परचेजिंग पावर, हम किसी चीज को खरीदने की अक्षमता कितनी है हमारी,
ठीक है, तो ये इस कारण से ये लो अप्लाई होता है। ठीक है, आगे एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट इलास्टिक मार्केट। तो यहाँ पे हम सिंपल सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, आप ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से सोल्व करेंगे। कुछ बातें हम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बायर, नंबर ऑफ सेलर्स इस मार्केट में ज्यादा होते हैं। इस फर्म को एडवर्टीजमेंट कौन करता है? इस मार्केट में प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री करती है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं होती। प्रोडक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, आसानी से मूव कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी भी परफेक्ट होती है। नॉलेज मार्केट के बारे में अच्छी होती है, इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी होती है, क्योंकि हम मार्केट में इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो देख के फिर इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज होती है। और यहाँ पे जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, ना कि मेकर होती है। मेकर कौन होता है? इंडस्ट्री। प्राइस को डिसाइड करने वाला, बनाने वाला कौन होता है? इंडस्ट्री होती है। ये अंतिम क्वेश्चन। और व्हाट इज मीन बाय प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं? एंड एक्सप्लेन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बाय द मार्जिनल मेथड। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को आपको समझना है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जब एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है, मैक्सिमम संतुष्ट होता है अपने सारे प्रोडक्ट को सेल करने के बाद, उसको हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन को, हाईएस्ट संतुष्टि को हम क्या बोलते हैं? हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब ये मार्जिनल मेथड से आप कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास, हमें पता है कि एम आर इज इक्वल टू एम सी, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो वहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। और एक बात हो गई, और दूसरी बात हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, कट करेगा किसको? मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से, नीचे से कट करेगा। या हम एक बात और कहेंगे, ठीक है, डायग्राम के वे में एक बात और करेंगे, क्या मेरी मार्जिन कॉस्ट राइज करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, मार्जिन कॉस्ट ज्यादा होगी, किससे राइज करेगी? फ्रॉम नेक्स्ट यूनिट, फ्रॉम नेक्स्ट यूनिट, अगली यूनिट से आपकी मार्जिन कॉस्ट इंक्रीज होगी। ठीक है, ऐसा हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप इसको बता सकते हैं। एम आर, ठीक है, एम सी आपकी क्वांटिटीज, ठीक है, एम आर आपका मान लो प्राइस कांस्टेंट है, तो एम आर आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मार्जिन कॉस्ट आपकी क्या होती है? शुरुआत में क्या करती है? डिक्रीज करती है और बाद में इंक्रीज करती है। तो मान लो पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 से। ठीक है, ठीक है, हम ऐसा क्यों करेंगे? आपको कैसे पता लगेगा? कई बार याद नहीं रहता कि इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो आपको मार्जिन कॉस्ट की शेप पता है कैसी होती है? यू शेप, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। मान लो 5, 7, 8, 10, ठीक है, 12। ठीक है, ये आपकी एक बार इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसको। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा चेंज करके पढ़ते हैं। जैसे मान लो आपकी मार्जिन कॉस्ट पहले 10 थी, फिर कम हुई 8, 5, फिर बढ़नी शुरू हुई 8, 9, 10, 15, ऐसा। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, एम आर इजक्वल टू एम सी इक्वल है, यहाँ पे भी एम आर इजक्वल टू एम सी है। दोनों पोजीशन पे एम आर और इक्वल टू एम सी है। तो इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट हुआ? क्या दोनों इक्विलिब्रियम हुए? नहीं। हमने दूसरी लाइन में बोला कि एम सी राइज करेगा, एम सी यहाँ पे राइज कर रहा है, आंसर इज नो। यहाँ पे राइज कर रहा है, आंसर इज यस। ये हमारा क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एम आर कॉन्स्टेंट है, प्राइस कॉन्स्टेंट है, एम सी यू शेप्ड होता है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में इक्विलिब्रियम किसको मानेंगे? एक्चुअल में इक्विलिब्रियम हम इस पॉइंट को मानेंगे, क्योंकि इसके बाद एमसी राइज कर रहा है, या हम कहें कि एमसी कट कर रहा है। ये एमसी है, ये कट करेगा फ्रॉम बिलो, नीचे से कट करेगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट पूरा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पार्ट ए 2025 के मॉडल टेस्ट पेपर का हरियाणा बोर्ड का कंप्लीट होता है। हम कल की क्लास में मिलेंगे पार्ट बी, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। इसके लिए जिनका एग्जाम हरियाणा बोर्ड का है वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, इसके साथ जिनका एग्जाम सीबीएसई का है,
ठीक है, जो सीबीएसई से स्टडी कर रहे हैं वो भी इस मैक्रो इकोनॉमिक के लिए हमारे साथ कल की क्लास के अंदर जरूर जुड़ेंगे। आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एक आपको मेरा खुद का जो अकाउंट है कॉमर्स विद प्रेम कुमार यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कॉमर्स की और वीडियोस को गेन करने के लिए। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको कुछ समझना है और उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो उसका लिंक भी आप डाल सकते हैं, वो भी आपको लाइव जैसा नेसेसिटी होगा या फिर जिस भी तरीके से हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मैथ के लिए आप सुरेश सर का चैनल मैथ्स विद सुरेश सर और कॉमर्स के लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू जी।